इंडेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोपैथी के बारे में। न्यूरोपैथी भारत में न्यूरोपैथी स्पेशली पेरिफेरल न्यूरोपैथी के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी ऐसी कोई भी समस्या जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड्स की नर्व्स को छोड़कर शरीर के किसी भी नर्व में हो सकती है। आम भाषा में कहूँ तो शरीर की नसों में होने वाली समस्या। नसों की समस्या के कई कारण हो सकते हैं, डायबिटीज से लेकर पोषक तत्वों की कमी तक। इनमें से ज़्यादातर समस्याओं का उपचार किया जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस उपचार की एक सीमा होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी उम्र, लिंग, प्रजाति और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार किसी को भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि कुछ लोगों को इसका रिस्क अधिक होता है, लेकिन सामान्यतः जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका रिस्क भी बढ़ता जाता है। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 45 साल से ऊपर के लगभग 2.5% लोगों को ये समस्या है। वो कौन कौन सी दवाएं हैं जो न्यूरोपैथी का रिस्क बढ़ाती हैं? इसे जानने से पहले हमारे ये समझना ज़रूरी है कि आखिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी कैसे होती है। तो देखिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को समझने के लिए हमें अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर और न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिकाओं की थोड़ी बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। न्यूरॉन्स हमारे पूरे शरीर में फैले रहते हैं और ये दिमाग से शरीर के हर अंग तक सिग्नल भेजने का काम करते हैं। इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल और केमिकल यानी विद्युत और रासायनिक संकेतों की तरह भेजा जाता है। हर एक न्यूरॉन्स कुछ भागों से मिलकर बना होता है, जैसे कि एक सेल बॉडी। यह नर्व सेल का एक मुख्य भाग होता है। इसके बाद एक्सॉन, ये हाथ या पेड़ की शाखाओं जैसी संरचना है जो सेल बॉडी के बाहर की तरफ फैले रहती हैं। एक्सॉन के सिरे पर उंगलियों जैसे एक्सटेंशन रहते हैं, जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में चेंज होते हैं। इन एक्सटेंशन को सिनेप्सेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है डेंड्रॉइड्स। ये छोटी शाखाओं जैसे एक्सटेंशन होते हैं। दरअसल ये आसपास के न्यूरॉन से आने वाले केमिकल सिग्नल्स के रिसीविंग पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद है माइलिन। ये एक परत की तरह होती है जो फैटी केमिकल कंपाउंड की बनी होती है। ये एक न्यूरॉन को घेरे रहती है और कवर की तरह कार्य करती है। तो अब हमारे लिए ये समझना आसान है कि न्यूरोपैथी कहाँ और किस तरह हो सकती है। तो इसके दो मेन रीज़न हैं। पहला, डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी। इसमें जो न्यूरॉन का कवर यानी कि माइलिन शीथ होती है वो खराब होने लगती है, यानी कि घिसने लगती है, जिसके कारण सिग्नल कट जाते हैं। इसे आप बिजली के वायर की तरह मान लीजिए। वायर जगह जगह से टूटा फूटा या कटा रहेगा तो बिजली ठीक ढंग से फ्लो नहीं होगी और जगह जगह करंट फैलेगा। बस इसे ही पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि नसों का दर्द कहते हैं। करंट सही अंग तक ना जाकर यहाँ वहाँ जा रहा है और दर्द पैदा कर रहा है। अब दूसरा रीज़न बताने से पहले आप में से जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि माइलिन शीट का घिसाव रोककर इसे फिर से मोटा किया जा सकता है और इसका एक बहुत ही सरल तरीका होता है। यदि आप वो तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं एक वीडियो के द्वारा उसे समझा सकूं। अब दूसरा रीज़न है एक्सॉन डीजनरेशन, यानी एक्सॉन का नष्ट हो जाना। जितना बड़ा यानी कि जितना लंबा एक्सॉन नष्ट होगा, न्यूरोपैथी का दर्द उतना ही अधिक होगा। इसके कारण ही पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हमारे पैरों में ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि पैर, खासकर तलवे, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होने के यही दो मेन रीज़न होते हैं। अब यहाँ तक हम इस कंडीशन को रफली समझ चुके हैं, इसलिए अब उन दवाओं को समझने में हमें आसानी होगी जो इस समस्या को पैदा कर सकती हैं। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि जो दवाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप उन्हें ले रहे हैं तो उन्हें बंद करने से पहले अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। नंबर 1 इज़ सभी तरह की एंटी एंजाइटी दवाइयाँ, चाहे वो एम्बियन हो, बेंजोडायज़ापाइन हो, क्लोनाजेपम हो या अल्प्राजोलेम हो। इन्हें वैसे तो एंजाइटी और स्ट्रेस के लक्षणों को कम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर इन्हें नींद की दवाइयों की तरह देते हैं ताकि व्यक्ति आराम से सो सके। ये दवाइयाँ नर्व्स के सिग्नल्स को स्लो कर देती हैं और तभी हमें सुस्ती और नींद आने लगती है। ओवर द टाइम सिग्नल यदि इसी तरह स्लो रहते हैं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है। सबसे बुरी बात यह है कि आजकल लोग बिना मतलब के एंटी एंजाइटी दवाएं खाने लगे हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन को लोगों ने एक तरह का फैशन बना लिया है, खासकर बड़े शहरों में।
इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप दिमाग कम चलाएं और शरीर को ज़्यादा चलाएं। गांव में, खासकर मेरे गांव में, मैंने कभी भी किसी को एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाएं खाते हुए नहीं देखा है। अब नंबर 2 पर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। आप इन्हें ब्लड प्रेशर की दवाओं की तरह मान लीजिए। बीपी की दवाएं पेरिफेरल न्यूरोपैथी का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा दोषी है एम्लोडिपिन। वैसे एम्लोडिपिन के बारे में हम विस्तार से जानकारी ले चुके हैं, इसके लिए आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके अलावा भी कई दवाएं हैं जैसे डेल्टियाज़ेम, निकार्डिपाइन, वेरापमिल और दूसरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इन्हें सबसे ज़्यादा हाई बीपी और हार्ट डिसीज से पीड़ित लोगों को दिया जाता है, जो बाद में पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण बन सकती हैं। हाई बीपी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए केवल आपको लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। अब नंबर 3 पर है स्टैटिन्स। अब स्टैटिन्स को हम सभी जानने लगे हैं क्योंकि आजकल ये घर घर में पहुंच चुकी है। जैसे ही किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, डॉक्टर तुरंत उसे स्टैटिन्स पर रख देते हैं। अगर आपको याद हो कि कुछ देर पहले मैंने बताया था कि हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने वाली माइलिन शीट फैटी एसिड यानी कि वसी तत्वों से मिलकर बनी होती है। अब स्टैटिन, चाहे वो एट्रोवास्टैटिन हो, फ्लूवास्टैटिन हो या लोवास्टैटिन हो, ये सभी एक एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देती हैं। इस एंजाइम का अभी नाम ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एंजाइम हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट यानी कि वसा ही होता है। आप खुद सोचिए, जब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस ही ब्लॉक हो जाएगा तो माइलिन शीट को अपना कवर बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा? ऐसे में शीट घिसेगी, न्यूरॉन एक्सपोज होगा और सिग्नल्स बिगड़ेंगे। एज अ रिजल्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी पैदा होगी। हाथ पैरों में दर्द होगा, चींटियाँ काटने और सुई चुभने जैसा एहसास होगा। तो स्टैटिन्स भी एक कारण है जो आगे चलकर पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण बन सकती है। वैसे भी स्टैटिन्स को लंबे समय तक लेना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, और यदि ऐसा है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले स्टैटिन्स के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, वो ये है कि जब भी ये दवा बॉडी के अंदर जाती है तब माइटोकॉन्ड्रिया की वर्किंग को हाइंडर यानी कि बाधित कर देती है। जैसा कि आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है। इसीलिए स्टैटिन्स लेने वालों को पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलपमेंट के साथ ही बहुत अधिक थकान भी लगती है। इस कंडीशन से बचने के लिए आप अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक्सरसाइज करके नेचुरली और सेफली कम कर सकते हैं। इससे स्टैटिन्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी का रिस्क भी कम हो जाएगा। तो ये वो मुख्य दवाएं थी जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण बन सकती हैं। इनके अलावा ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शराब, गांजा, सिगरेट और तम्बाकू भी ये कंडीशन पैदा करते हैं। इसलिए यदि आप में से कोई इन बुरी चीज़ों का सेवन करता है तो इन्हें तुरंत बंद कर दें। इन सभी के अलावा कैंसर की कुछ दवाएं जैसे कि सिस्प्लेटिन, कुछ एंटीबायोटिक्स, खासकर नाइट्रोफ्यूरेंटाइन और कुछ हैवी मेटल्स यानी कि भारी धातुएं जैसे कि लेड, मरकरी और गोल्ड यानी कि सोना भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण बन सकते हैं। लेकिन इनकी संभावना बहुत कम होती है क्योंकि इसका खतरा इनके पेशेवरों को रहता है, आम लोगों को नहीं। तो दोस्तों, ये थी पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में वो जानकारी जो हम सभी, खासकर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि इस समस्या से ग्रस्त हैं। यदि आप इस बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, खासकर इससे राहत पाने के बारे में, तो आप हमारे चैनल की दवाइयों और डाइट से जुड़े हुए वीडियो देख सकते हैं जो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि ये जानकारी आपके या किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।